जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सीएसई 2022 वाले क्वेश्चन पेपर एंड उसके डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इज़ द रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो दो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, ये इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस सिंपल है। Before starting any video of discussion, you must have to solve the particular paper on your own. इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको खुद से ये 100 क्वेश्चंस को अपना जो है 2 आवर के स्लॉट में सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे पता है कि अगर आपने 22 का अटेम्प्ट दिया है तो आपको आंसर्स पता होंगे, ठीक है, तब आप देख सकते हो डायरेक्टली है। बट अगर हम 2021 का देखेंगे, 19 का देखेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले आप खुद से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। चलिए कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जिससे आप अवेयर नहीं होंगे, बट बाकी जो 95 क्वेश्चन होंगे उन्हें तो आप अटेम्प्ट करिए। जब आप इन्हें अटेम्प्ट करोगे तो आप यहाँ पे कुछ गलतियाँ करोगे, कुछ सिली मिस्टेक करोगे, और उन सिली मिस्टेक्स के ध्यान में रखते हुए ही जो है आपको अपना अगला जो अटेम्प्ट है पेपर का उसे देना है। इससे क्या होगा, आपकी सिली मिस्टेक्स यहाँ पे कम होगी और आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ेगी। प्लस जो आपका एनालिटिकल स्किल है वो भी यहाँ पे जो है अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि आपने जो खुद से जो अप्रोच लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वही अप्रोच आपको हेल्प करेगा रियल एग्जाम में। मैं यहाँ पे उस अप्रोच को यहाँ पे सप्लीमेंट करूँगा विथ माय ओन इनसाइट्स, आइडियाज़, और किस तरीके से आंसर तक पहुँच सकते थे। बट आपकी थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के दिन आपको अकेले को जहाँ के वहाँ पे पेपर देना है। मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको राइट पाथ दिखाऊँगा, बट तो आई होप आपको यहाँ पे जो है मेथड समझ आ चुका है कि किस तरीके से वीडियो देखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये हमारे IMF से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो IMF है इसका जो मेन काम है, जब किसी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स में, जैसे डॉलर में अगर पेमेंट कर रहा है इंडिया किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, जब हमारे पास फॉरेक्स नहीं होता, तब यहाँ पे IMF आके जो अपना बेल आउट पैकेज देता है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि IMF ने बेल आउट पैकेज दिया पाकिस्तान को, श्रीलंका को। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो IMF है इनका और एक फंड है, थोड़ा सा याद रख लीजिए, कैटास्ट्रॉफे, ठीक है, कैटास्ट्रॉफे कंटेनमेंट एंड रिलीफ फंड, ठीक है, सॉरी रिलीफ ट्रस्ट। तो कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, सो इट इज़ रिलेटेड टू IMF। ऐसा क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ठीक है, अब ये देखिए ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये किस चीज़ के लिए है, तो ये देखिए दोस्तों ये अंडर है हमारे, किसके अंडर है ये, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के अंदर है। ठीक है, अब ये जो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट है दोस्तों, ये हमारे CSE में ऑलरेडी एक बारी ऑप्शंस में आ चुका है। ठीक है, आई गेस 2016 के CSE में आया था। जब हम 2016 वाला पेपर करेंगे तब आपको ये मैं वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अंडर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट ये चीज़ जो है हमारी काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये IMF के बारे में हमने देख लिया। बाकी देखिए इसका जो फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हम जो है मृणाल सर के नोट्स में या फिर जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पे पढ़ते हो। बट ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये वहाँ पे मिसिंग होती है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर कर दिया है, इतना आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये देखिए 1966 में बनी थी, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। इसका फंडिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे ना तो थोड़ा अलग से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जापान सबसे ज़्यादा फंडिंग पे है, मतलब जो इसका शेयर है, ठीक है, जापान का सबसे ज़्यादा शेयर है इसमें, फिर USA आता है सेकंड नंबर पे, फिर चाइना आता है और 4th नंबर पे इंडिया आता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट बनता है कि इंडिया एज अ सेकंड शेयर होल्डर या फिर जो फंडिंग में यहाँ पे जो इंडिया का सेकंड नंबर पे आता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जापान का कितना है, 15% है, USA का के आसपास 15% है, चाइना का 6% है और इंडिया का 5.8% है। थोड़ा याद रखिए, या तो UPSC ऐसे बोलेगा कि USA का सबसे ज़्यादा है तो हमें लगेगा हाँ USA का हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने ऐसे याद रखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो एशियन कंट्री यहाँ पे टॉप पे जो कि है जापान, और इंडिया 4th पे है। इतना याद रखिए, बाकी इसमें ज़्यादा हमें जो है चीज़ें देखने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर अगला हम इनिशिएटिव देखेंगे, जब मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये सारी चीज़ें सर्च करी तो यहाँ पे 2-3 इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर हमारे 2024 के प्रीलिम्स। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव से रिलेटेड है, ये खुद में ही एक क्वेश्चन बन सकता है आगे चल के। तो देखिए इसके इनिशिएटिव्स है,
तो आप नोट डाउन करिए। जो सबसे पहला इनिशिएटिव है इसका वो है सस्टेनेबल ब्लू फाइनेंस। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सस्टेनेबल ब्लू फाइनेंस इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, UNEP, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, सस्टेनेबल ब्लू फाइनेंस। सेकंड क्या है यहाँ पे, एक है इम्पैक्ट प्रोटोकॉल फॉर बैंक्स, ठीक है, इम्पैक्ट प्रोटोकॉल फॉर बैंक्स। और एक चीज़ है यहाँ पे नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस, ठीक है। अब नाम में लग सकता है हमें कि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, तो कोई यहाँ पे वर्ल्ड बैंक या फिर जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो BIS है उसके अंदर होगा, लेकिन नहीं, ये नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस जो है वो हमारा किसके अंदर आता है, UNEP के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ यहाँ पे और एक इनिशिएटिव है इसका, वो है नेटवर्क। अब देखिए, हाँ ठीक है, तो ये 3 इनिशिएटिव आप याद रखेंगे। और ये UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव है क्या, UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव है, इसीलिए यहाँ पे बैंक और ये सारी चीज़ें दोस्तों। अब ये क्या है, तो ये देखिए दोस्तों, ये है नेटवर्क किन लोगों का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ बैंकर्स, इंश्योरर्स, इन्वेस्टर्स, किस लिए, फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका एम हमने देख लिया, इसके इनिशिएटिव्स हमने देख लिए। और इसका एक इनिशिएटिव है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलायंस, ठीक है, नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलायंस। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इसके लिए जो है यहाँ पे गैदर करनी थी, जो कि हम हमारे बेसिक बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है हमारे लिए, बाकी ज़्यादा हमें इसमें खो नहीं जाना है कि इसके ऊपर ही हम 2-4 पेज के नोट्स बनाएंगे, नहीं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें मैं डिटेल में यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट आप सबसे पहले आपने तो सॉल्व कर ही लिया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है, आंसर है हमारा यहाँ पे C, 1 and 3 इज करेक्ट। अब ये कैसे आया, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to inflation in other country is likely to cause an increasing divergence between near and rear। अब यहाँ पे जो बेसिक फंडा है नीर एंड रीर का, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नीर एंड रीर ही नहीं पता है तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमने देखा, जिसमें क्या बात कर रहा है कि अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री का इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है तो डाइवर्जेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा, मतलब इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीज इन रीर इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस, इंप्रूवमेंट होगी ऐसा बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एन इंक्रीज इन नीर इंडिकेट एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये कंसेप्ट हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता है तब तक आप आंसर को भी नहीं समझ पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले नीर क्या होता है, देखिए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि ये रूपी डॉलर का जो एक्सचेंज होगा इससे रिलेटेड कुछ है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये वैल्यू होती है ऑफ अ करेंसी, जो हमारी करेंसी है, वैल्यू ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ अदर करेंसी, ठीक है, बास्केट ऑफ अदर करेंसी। तो यहाँ पे जैसे इंडियन रूपी है तो इसको देखा जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ अदर करेंसी, तो ये होता है हमारा नीर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, और रीर क्या होता है दोस्तों, रीर होता है जब हम ये जो वेटेड एवरेज है हमारा, इसे इन्फ्लेशन के साथ जो अगर हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन को एज अ बेस समझ के जब हम इसे देखते हैं तो ये हो जाता है रीर हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अब ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया कि नीर रीर क्या है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द नीर इंडिकेट एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, मतलब यहाँ पे अगर हमारा नीर बढ़ रहा है, मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर पहले 60 रुपीज़ में $1 आ रहा था, ठीक है, और अगर हमारा नीर बढ़ गया मतलब 70 रुपीज़ में अगर $1 अभी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रुपी एप्रिशिएट ही तो कर रहा है, बढ़ रहा है ना, यहाँ पे डिप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे नीर बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, नीर अगर बढ़ रहा है तो हमारा एप्रिसिएशन होगा, और नीर अगर कम हो रहा है तो हमारा क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से सीख लेना है, जैसे कि मैंने मास्टर वीडियो सेशन में बताया था कि ये कंसेप्ट जो है क्या डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, एक्सचेंज रेट कैसे, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर देखिए रीर, अगर रीर बढ़ रहा है इट इंडिकेट द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस, नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा रीर बढ़ने से भी एप्रिसिएशन तो बढ़ ही रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है।
तो रीर अगर बढ़ता है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन द रीर इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और रीर क्या है ये हमने देख लिया कि रीर इज द नीर एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट है हमारा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्री इज लाइकली, वर्ड देखिए लाइकली, हो सकता है, ठीक है, लाइकली टू कॉज इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस। तो सही बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा घटेगा तो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन भी बढ़ेगा घटेगा, तो इनमें डाइवर्जेंस भी यहाँ पे चेंज होगा। क्योंकि हमने देखा रीर क्या है, रीर इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, और नीर क्या है ये हमने पहले देखा कि वेटेड एवरेज अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसी जो होता है। तो जब इन दोनों में इन्फ्लेशन अगर कम ज़्यादा होगा तो इनमें डाइवर्जेंस तो बढ़ेगा ही, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डाइवर्जेंस तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, 1 और 3 इज करेक्ट। आई होप ये नीर रीर कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, ठीक है, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वाला फंडा आपको समझ आ चुका होगा। तो यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन से यहाँ पे सीखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये भी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारा सेम वही एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। इसे समझते पहले, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए, क्या कह रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन फॉल करता है, इट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर, ठीक है, इट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अब देखिए यहाँ पे स्वैप क्या हो सकता है, ये बाय की जगह पे सेल हो सकता है, यहाँ फॉल की जगह पे राइज हो सकता है। तो हमें पहले इसे समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट अगर यूएसए में बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर यूएसए में यहाँ पे बढ़ रहा है तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर एक पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन है, अब ये साइकिल आप आराम से समझिए, ठीक है, कि यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे यहाँ पे लोन तो सस्ता नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोन महंगे हो गए, चलो हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में लोग आ गए, मतलब ये अमेरिकन बिजनेसमैन है, ये डॉलर लेके इंडिया में आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे डॉलर लेके इंडिया में आ गया, इंडिया में क्या हुआ, डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। अब डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, रुपी तो हमारा उतने का उतना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा और डॉलर यहाँ पे चीप होगा और रुपी हमारा कम हो जाएगा, तो रुपी क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को कैटर करने के लिए अब आरबीआई क्या करेगा, अब देखिए आरबीआई क्या करेगा, जो चीज़ ज़्यादा है उसे यहाँ पे खरीदेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए जो चीज़ ज़्यादा है, जो एक्सचेंज रेट को यहाँ पे जो है स्टेबलाइज करने के लिए जो चीज़ ज़्यादा है उसे खरीदेगा और जो चीज़ कम है उसे इंड्यूस करेगा। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो जो चीप है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे डॉलर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बाय करेगा डॉलर को और सेल करेगा रुपी को। बट हमारे काम का क्या है, बाइंग ऑफ डॉलर। तो क्या कह रहा है, रेंट इंटरेस्ट रेट इन यूएसए, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और डॉलर यहाँ पे जो है बाय करेगा। और ये बीच की स्टेप मैंने आपको समझानी थी, जो कि मैंने बता दी कि क्यों यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो कैसे डॉलर बढ़ेगा, रुपी कम हो जाएगा और यहाँ पे जो है आरबीआई को बाय करना पड़ेगा डॉलर। ये बाय वाला कंसेप्ट याद रखिए, और यही रुपी जो है यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद अगला देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, इफ़ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, क्या कह रहा है, रुपी अगर रैपिडली डिप्रिशिएट कर रहा है, आरबीआई इज लाइकली, वर्ड देखिए लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे समझिए रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। अब डिप्रिशिएट कौन होता है, जिसका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब रुपी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, अपना डॉलर लेके आएगी और डॉलर को यहाँ पे मार्केट में सेल करेगी। तो जब डॉलर को सेल करेगी तो सेल करने के बाद वो रुपी को यहाँ पे जो है एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। इफ़ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग आरबीआई लाइकली टू सेल डॉलर। अब डॉलर सेल करने से क्या हो गया, रुपी जो है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इसका फ्लो जो कम हो जाएगा और डॉलर बेचने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने रुपी को सक कर लिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्ट करिए कि ये जो पर्टिकुलर फंडा हमने जो समझा 2022 में, इसे कनेक्ट करिए 2023 वाले स्टरलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन था, जिसका आंसर था कि कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई, स्टरलाइजेशन वाला क्वेश्चन। वहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज जो है इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। तो क्या इस क्वेश्चन से आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हो, डायरेक्टली स्टरलाइजेशन मेंशन नहीं है बट कनेक्शन तो यहाँ पे बन रहा है ना। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, आई होप ये इंटरकनेक्शन आपको समझ आ गया। फर्स्ट देखिए, इफ़ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है मतलब पैसा बहुत ज़्यादा घूम रहा है, आरबीआई इज लाइकली टू बाय अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसे थोड़ा समझिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि ये मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमारे रुपी का फ्लो है, इसकी वजह से क्या हो गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब आरबीआई को क्या करना है, ये जो पैसा है इसे थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई आएगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेके,
ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, ठीक है, एक हाथ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा और दूसरे हाथ से जो है ये सेल करेगा तो कुछ ना कुछ लेगा, तो क्या लेगा, यहाँ पे रुपी लेगा। और जब ये आरबीआई यहाँ से सेल करके रुपी लेगा तो यहाँ पे रुपी का जो है हमारा सप्लाई कम हो जाएगा और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, ना कि बाय, ठीक है। और इसका उल्टा अगर होगा तो बाय होगा यहाँ पे, ठीक है। जब इन्फ्लेशन बहुत कम होगा तो जो है यहाँ पे आरबीआई जो है बाय करेगा, सॉरी सेल करेगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं अभी अच्छे से। चलिए अब इसे और सिंपल मैं आपके लिए बनाता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है यानी पैसे का सप्लाई ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है यानी कि डिफ्लेशन, जहाँ पे पैसे का जो है मंदी चल रही है, पैसे का सप्लाई कम है। तो आरबीआई क्या करेगा, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा तो उनसे कुछ ना कुछ लेगा, तो यहाँ पे जो है रुपीज़ को वो अपने तरफ ले लेगा, इट टेक्स रुपी। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हमारा कम हो जाएगा। ये समझ गए आप। अगर डिफ्लेशन है, मंदी चल रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर ले रहा है तो रिटर्न में कुछ तो देगा, रिटर्न में क्या देगा, यहाँ पे रुपी देगा, और रुपी देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपी का सप्लाई बढ़ जाएगा, और रुपी का सप्लाई बढ़ेगा तो थोड़ा यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ के जो है तेज़ी यहाँ पे आएगी मार्केट में। तो ये फंडा आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे, 15 मिनट हो चुके हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चंस घूमते हैं। और मैंने आपको मास्टर वीडियो सेशन में भी बताया था कि ये जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फॉरेक्स, बीओपी कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट कैसे कम ज़्यादा होगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हम मैनेज करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी डिटेल हमने यहाँ पे स्टडी करी, ये कंसेप्ट आप यहाँ पे जो है सीख लीजिए, ठीक है। आई होप ये आपके क्लियर हो चुके होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था उस टाइम पे किसी ने भी। अब देखिए, इट इज़ अ इनिशिएटिव एंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब, ठीक है। अब तो टोटल देखेंगे हम। इट इज़ द इनिशिएटिव, देखिए, इट इज़ द इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट। देखिए ये एम की बात कर रहा है, इसके एम ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे जो है बात कर रहा है। तो ये इनिशिएटिव क्या है, टू सपोर्ट द लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये पेरिस क्लब क्या है। सबसे पहले ये पेरिस क्लब क्या है ये हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था पेरिस क्लब। इसमें देखिए 22 परमानेंट मेंबर है। अब देखिए परमानेंट मेंबर है तो क्या इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, इंडिया इसका ऑब्जर्वर है अभी, ठीक है, अभी के लिए इंडिया इसका ऑब्जर्वर है। और ये किस लिए काम करता है, तो ये है ग्रुप ऑफ क्रेडिटर जो कि हेल्प करते हैं टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। जो हमारे ये अनसस्टेनेबल डेट जो है लो इनकम कंट्रीज़ में, उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये हेल्प करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्रेडिटर विच हेल्प टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। तो इतना याद रखिए पेरिस क्लब के बारे में। क्या पता 2024 में पेरिस क्लब पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए और बहुत सारे एस्पिरेंट लिखे पेरिस क्लब इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। नो, इट इज़ रिलेटेड टू हमारा जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उन्हें यहाँ पे स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है का नहीं, इंडिया इसका ऑब्जर्वर देश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाकी ये पहला जो स्टेटमेंट है करेक्ट है और सेकंड भी हमारा सही है। बाकी पेरिस क्लब के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे पूछा है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, आप पढ़ लीजिए इसे। सबसे पहले, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs। IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फॉर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। और थर्ड है यहाँ पे, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIB आर नॉन टैक्सेबल। देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और याद करिए CSE 2023 वाला पेपर जब हमने डिस्कस किया था, सरफाइसी एक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन, जहाँ पे बोला था कि डिविडेंड जो है वो नॉन टैक्सेबल है, और यहाँ पे भी क्या बोला कि इट इज़ नॉन टैक्सेबल। इंटरेस्ट एज वेल एज कैपिटल गेन्स आर नॉन टैक्सेबल। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे टैक्सेबल है ये चीज़। थीम समझ रहे हो आप, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट बना रहा है, यही हमें डिकोड करना है यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू और इन क्वेश्चन पेपर के जो भी स्टेटमेंट है उनके डिस्कशन के थ्रू। अब जैसे हमने ये हटा दिया, अब देखो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं जो बोलता हूँ ना कि थर्ड से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसीलिए पढ़ना है। ये पता हो नहीं पता हो कोई ज़रूरत नहीं, कूपन रेट क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, ये सब चीज़ें। थर्ड पढ़ा, थर्ड हटाया, सीधा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन दिखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, हमारे मेथड से अगर आप जाओगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या होता,
फर्स्ट में दिमाग लगाते, सेकंड में लगाते, थर्ड तक आते आते छोड़ देते, सोचते अरे बहुत टफ लग रहा है छोड़ो, बट थर्ड से अगर पढ़ोगे तो सीधा आंसर तक पहुंच जाओ। अब देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ पे जो है जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, यहाँ पे नेट पॉजिटिव ला के देते हैं, ठीक है, नेट पॉजिटिव आता है इसमें, मतलब इन्फ्लेशन से हमें एडजस्ट करके दे देते हैं ये जो भी हमारा प्रॉफिट है या फिर जो भी बॉन्ड की प्राइस है वो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कूपन रेट क्या होता है, ठीक है, कूपन रेट क्या होता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमारा जो कूपन रेट है ये 2% है, ठीक है। इसका मतलब अगर 2025 में इन्फ्लेशन अगर हमारा 4% है WPI का, तो हम आपको +2% करके दे देंगे, कितना हो जाएगा 6%, ठीक है। वही अगर 2025 में 1% इन्फ्लेशन है WPI के हिसाब से, तो हम आपको कितना दे देंगे 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये होता है कूपन रेट, जिससे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितना इन्फ्लेशन आपको एडजस्ट करके हम देंगे। तो यहाँ पे ये जो कूपन रेट होता है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ IIB, सही बात है, ये कर सकता है कम ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो कर सकता है। फिर देखिए IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये इन्फ्लेशन से हमें बचाने के लिए ये बॉन्ड्स बनाए गए हैं, कि हमारा नेट जो है इंटरेस्ट रेट हमारा जो है पॉजिटिव में आएगी, ऐसा हमें फ़ायदा हो इससे, ठीक है। और यहाँ पे और जो थर्ड हमने देख लिया कि ये नॉन टैक्सेबल नहीं है, इट इज़ टैक्सेबल, तो ये ऐसे सही हो जाएगा अभी। और आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 and 2 इज़ द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पे सारे आंसर की सारे एनालिसिस फेल हो गए थे UPSC के आगे, ठीक है। क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन ई-कॉमर्स फर्म, ठीक है, ई-कॉमर्स फर्म यानी कि ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस। आगे देखिए, द डिग्री टू विच दे ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्राइमा फेसी अगर हम देखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि दे कैन सेल देयर ओन गुड इन एडिशन टू द ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम मार्केट मॉडल अगर समझेंगे ई-कॉमर्स का, तो इसे आप देख लीजिए पहले। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ई-कॉमर्स में 2 मॉडल चलते हैं यहाँ पे, एक है हमारा मार्केट प्लेस और दूसरा है इन्वेंट्री बेस, ठीक है। अब मार्केट प्लेस क्या है, मार्केट प्लेस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप जो है जो इन्वेंट्री है इसकी ओनरशिप आपके पास नहीं होती, मतलब आप बस एक मार्केट हो, मतलब आपकी बस एक दुकान है, वहाँ पे लोग आके जो अपना सामान बेचेंगे। बट इन्वेंट्री बेस में क्या होगा, जो हमारे लोकल वेंडर्स होते हैं कि दुकान भी उनकी और सामान भी उनका, तो इन्वेंट्री बेस में क्या होता है, इन्वेंट्री ऑफ गुड भी खुद की होती है और यहाँ पे वो सेल कर सकते हैं गुड्स को, बट ये FDI नहीं ले सकते हैं। बट यहाँ पे मार्केट प्लेस में क्या होता है, मार्केट प्लेस में क्या होता है, उनके पास खुद की इन्वेंट्री तो नहीं होती है, बट यहाँ पे बाकी लोग आके अपना सामान बेचेंगे और ये FDI जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी एंटिटी और वेंडर जो है यहाँ पे FDI जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बाकी एंटिटी जो है ना, जो सामान बेच सकती है, इनके ऊपर लिमिट होती है 25% लिमिट, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी एंटिटी यहाँ पे अपना सामान उससे ज़्यादा नहीं बेच सकती। इससे क्या होगा, इससे जो है कॉम्पिटेटिवनेस बना रहेगा, ठीक है, कॉम्पिटेटिवनेस बना रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, दे कैन सेल देयर ओन गुड व्हेन दे आर ऑफरिंग प्लेटफॉर्म, नो। अगर वो मार्केट प्लेस मॉडल पे चल रही है तो वो अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, बाकी लोग आके यहाँ पे सेल करेंगे। तो इसका जो निचोड़ है उन्होंने क्या निकाला, फ्लिपकार्ट और इन्होंने एक अपनी अलग से कंपनी बना ली, जिसको रियल में दिखाया कि अमेजॉन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट उसकी पेरेंट कंपनी बहुत दूर से जाके देखोगे तो अमेजॉन ही रहेगा, बस उसका नाम अलग होगा, सारी चीज़ें अलग होगी, और बेचेगी वो अमेजॉन पे ही, और दिखाया जाएगा कि अमेजॉन का इससे कोई नाता नहीं है। तो ये तो एक अलग बात है जिसमें हमें नहीं पढ़ना है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी देखिए जितना चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, द डिग्री टू विच दे कैन ओन अ बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड, ये स्टेटमेंट सब ने सही बोला था, बट UPSC के ऑफिशियल की ने इसे गलत बोला है। यहाँ पे आंसर दिया है D। अब ये क्यों दिया, क्या दिया, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे मिला नहीं, क्योंकि जितना अवेलेबल मटेरियल है सबके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए था, बट यहाँ पे UPSC ने आंसर दिया है D। तो UPSC गिव्स वर्डिक्ट, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, इसमें हम ज़्यादा जो है अभी पंचायत नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर साल 2-4 क्वेश्चन जिनमें इस तरीके की चीज़ें चलती है, तो इसके पीछे अभी नहीं भागना है। बाकी जो 95 क्वेश्चन है उनमें हमारा बेस्ट जो है एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आंसर है D एज़ पर ऑफिशियल की, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, बट क्यों है ये मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रियल सेक्टर्स इन इकोनॉमी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू रियल सेक्टर इन इकोनॉमी।
देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। अब रियल सेक्टर होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं, तभी तो क्वेश्चन समझ पाएंगे ना। रियल सेक्टर क्या है? तो रियल सेक्टर देखिए ये ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों, ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि इंक्रीज करती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सॉरी इकोनॉमिक आउटपुट को एंड हमारी जीडीपी को, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है और सस्टेनेबल यहाँ पे आउटपुट होता है। तो ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्या होते हैं। रियल सेक्टर्स आर द एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट विच इवेंचुअली इंक्रीजेज द जीडीपी एंड प्रोडक्शन एंड लीड्स टू सस्टेनेबल आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट है, इनमें से डी देखिए, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, देखिए बैंक और यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट वाली चीज़ आ गई। फिर देखिए टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक एंड फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो 2 स्टेटमेंट है, थर्ड एंड फोर्थ, ये रियल सेक्टर में नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो ये हमारे गलत है और ये दोनों देखिए ये रियल सेक्टर में है, क्योंकि इससे देखिए हमारा जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो बढ़ा है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। जीडीपी में इनसे भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सारे क्राइटेरिया ये 2 ऑप्शन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है। नहीं सॉरी 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 ओनली, ठीक है। 3 एंड 4 यहाँ पे गलत है। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड जो है ऐसे पूछे जाते हैं कि ये कीवर्ड न्यूज़ में था, लीगल टेंडर न्यूज़ में था, तो क्या है। तो सबसे पहले देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसफर ये न्यूज़ में क्यों था, ये वोडाफोन केस से रिलेटेड न्यूज़ में था, ठीक है। वोडाफोन केस से रिलेटेड न्यूज़ में था। इसमें क्या हुआ था कि ये वोडाफोन इंडिया में ऑपरेट करता था, बट इन्होंने जाके किसी दूसरे आइलैंड पे जाके जो अपनी कंपनी बेच दी और इंडिया को यहाँ पे जो है टैक्स नहीं दिया था। तो इस टर्म जो है ये ज़्यादा फेमस हुआ था कि इट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसफर, मतलब दूसरी जगह से जाके आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके टेक्निकलिटीज़ में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हम कोई सीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वोडाफोन से रिलेटेड ही एक है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है कि आज है 2023, ठीक है, और आज जो है यहाँ पे 10% टैक्स लग रहा है किसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर, बट 2025 में गवर्नमेंट क्या कहती है कि अभी से जो है यहाँ पे 20% टैक्स लगेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब आपको 2023 में अगर आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है तो ऐसा नहीं कि 25 से आगे आपको टैक्स लगेगा, नहीं, ये जो 2 साल यहाँ पे है उसका भी आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पीछे की डेट से हम आपको टैक्स लगाना चालू करेंगे। तो ये टैक्स टेररिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये भी एक न्यूज़ में है, तो थोड़ा याद रखिए। अब देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसफर, अब डी ऑप्शन से हम देखते हैं, डी से पढ़ना है। देखिए बड़ा स्टेटमेंट है, अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर, ठीक है, शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था। सी देखिए, एन इंडियन कंपनी परचेज द tangible asset in foreign country and sell such asset after their value increases and transfer the proceed to India. A foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base of the profit arising out of its investment. An Indian company investing in the foreign enterprise paying taxes to the foreign country on the profit arising out of its investment. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर है हमारा डी। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या है, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करती है जिनकी सब्सटेंशियल वैल्यू जो है वो ऐसे एसेट से आती है जो कि हमारे इंडिया में है, बट वो जाके किसी दूसरे देश में इसको जो है सेल कर देती है या फिर ट्रांसफ़र कर देती है। तो बस इतना ही जानना था इस क्वेश्चन से हमें। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन में कहूँगा इसे कि विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ओके। कहता है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मास्टर वीडियो सेशन में हमने देखा था कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, और इनके 2 एस्पेक्ट हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमारा नॉलेज तो हमें अप्लाई करना है, बट यहाँ पे एक और हिडन हिंट हमें ढूंढनी है कि क्या कहीं स्वैप तो नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 4 चीज़ें एक जगह पे दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसमें जो हमारे बजट का डॉक्यूमेंट याद करिए, बजट में हम पढ़ते हैं कि रेवेन्यू रिसीट कहाँ से हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो बजट वाला जो टॉपिक हमने इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में पढ़ा है ना, उसी बजट वाले कंसेप्ट को हमें यहाँ पे
कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम समझेंगे तो देखिए एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सही है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल की अगर सिंपल से सिंपल डेफिनेशन में आपको कहूँ सो तो मनी विच जनरेट्स मनी, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लगाए हैं, अब किस लिए लगाए, मोमोज बनाने की जो सामान है, जो भी यहाँ पे जो भी यूटेंसिल्स है वो लेने में अगर लगाए हैं, ठीक है, 1000 रुपये, ये मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि मोमोज बना के मैं उन्हें बेचूंगा तो मैं डेली के 400 रुपये कमाऊंगा, तो ये मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी ले रहे हो तो इससे जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। अब डेट फाइनेंसिंग क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ये डेट फाइनेंसिंग जो है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते, देखिए इसमें देखिए सबसे पहले इनका मतलब समझते कि डेट फाइनेंसिंग क्या है। डेट फाइनेंसिंग हमें समझ आ रहा है कि डेट यानी कि यहाँ पे कर्जा लेने की बात हो रही है। तो कंपनी देखिए यहाँ पे मनी जो है वो जमा करती है बाय डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बाय डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो वही हमारे देखिए बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद जो हमारे लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, तो ये क्या है? डेट फाइनेंसिंग, मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए आप यहाँ पे कर्जा ले रहे हो। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? इक्विटी मतलब इक्विटी यानी कि तुम्हारे शेयर्स, जैसे मेरे कंपनी की, अगर मेरे मोमोज की ठेले की कंपनी है तो उसका 1000 रुपये अगर उसकी प्राइस है तो मेरे शेयर जो है टोटल 1000 रुपये के हैं। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा? मैं अपने शेयर्स को यहाँ पे डाइल्यूट करूँगा। इट इज़ अ फाइनेंस रेज बाय सेल ऑफ द शेयर्स। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है कि यहाँ पे लोन जो है लेना, और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? अपने शेयर्स को यहाँ पे डाइल्यूट करके जो है पैसा उठाना। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है दोस्तों, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कैपिटल में नहीं आएगी। ये दोनों जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेवेन्यू, सॉरी, ये दोनों के दोनों हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर, तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों से हम पैसा ला रहे हैं, यहाँ पे पैसा दे तो नहीं रहे। डेट फाइनेंसिंग में भी हम पैसा उठा रहे हैं और अपने पास ले रहे हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग में हम पैसा उठा रहे हैं और हमारे पास ले रहे हैं, मतलब ये एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे है ही नहीं। ये क्या है दोस्तों? ये है रिसीट है हमारी, और रिसीट भी कौन सी है? ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है मोटा पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, दोनों क्या है? ये हमारे कैपिटल रिसीट, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे देखिए बनेगी हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे कर्जा उठा रहे हैं, और इससे क्या होगा? हमारे जो फाइनेंशियल एसेट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ चुका होगा। डेट फाइनेंसिंग, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? जो हमारा बजट वाला पोर्शन है ना, इसे अगर लिंक करके देखते हैं ना रियल एग्जाम में, तो आप इजीली जो है इसे सॉल्व कर पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है? अ शेयर ऑफ अ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग। देखिए यहाँ पे अ शेयर मतलब अगर 100 रुपीज़ अगर शेयर है यहाँ पे हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का, तो इसका कुछ शेयर देखिए कहाँ जाता है? गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। फिर क्या कह रहा है? डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज़ इशूड एट मार्केट रेट इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को समझिए कि जो हमारी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है, मतलब जो हर हाउस होल्ड जो है हमारे इंडियन हमारे देश का जो अपना पैसा बचा रहा है, इसका कुछ शेयर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कोई बोला नहीं कि 30% जा रहा है या 80% जा रहा है या 35% जा रहा है, कोई परसेंटेज नहीं बताया, कोई डेटा नहीं बताया, एक सिंपल सा बोला कि जो शेयर है हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स का, ये गवर्नमेंट बोरोइंग की तरफ जाता है। अब इसमें अगर 1 रुपया भी अगर जाता होगा तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ये हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो करेंसी होती है हमारे पास, जो म्यूचुअल फंड्स हमने लगाए रहते हैं, जो इंश्योरेंस का पैसा होता है, जो बैंक डिपॉजिट्स है, ठीक है, जो बैंक डिपॉजिट है, ये हमारा हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है, ठीक है। और इसमें से कुछ पार्ट देखे जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने में, ठीक है। तो ये जो हमारा हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है दोस्तों, ये 2021-22 के डेटा के अनुसार अभी 10% के करीब है। सॉरी, तो यहाँ पे आप याद रखिए, ये वाला फैक्ट थोड़ा अच्छे से याद रखिए कि 2020-21 में, ठीक है, ये जो हमारा हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का जो शेयर था गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 16% था, और 2021-22 में ये जो है 10% हो चुका है। मतलब हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग से कुछ पैसा गवर्नमेंट बोरोइंग में जा रहा है। ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट समझने के लिए हमें थोड़ा एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है स्टेटस ऑन इंडियन डेट पेपर, इसे थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अभी।
तो ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया इसे, ठीक है। इसमें जगह हम नीचे नीचे जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेट पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए पूरा याद नहीं रखना है, यहाँ पे समझिए कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि ए कंपोनेंट क्या है, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट इज इक्वल टू A1 + A2। A1 में क्या है, A1 में देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनल डेट, ठीक है। इंटरनल डेट में क्या है, स्मॉल a स्मॉल b। अब स्मॉल a में क्या है, देखिए स्मॉल a में क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में भी क्या है, डेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। सेकंड देखिए बी में क्या है, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में भी क्या क्या है, तो याद रखिए इन सबको। देखिए इसमें क्या क्या है, 1 to 4। देखिए यहाँ पे क्या है, 14 days इंटरमीडिएट टी बिल्स, कंपेंसेशन अदर बॉन्ड्स, सिक्योरिटी इश्यूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग एंड स्पेशल सिक्योरिटी अगेंस्ट पॉलिफ, ठीक है। A2 क्या है, देखिए A1 एंड A2 हमने ऊपर देखा था। A2 क्या है, तो A2 में है यहाँ पे एक्सटर्नल डेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल डेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट बी में क्या है, तो यहाँ पे देखिए बी में क्या है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, स्टेट प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, ठीक है, बियरिंग इंटरेस्ट, नॉन बियरिंग इंटरेस्ट। और इन दोनों को मिला के देखिए हमारी टोटल लाइबिलिटी क्या हो रही है, A+B। मतलब ये B हो गया, और A में क्या था हमारा, A1 + A2। A1 + A2 में इतने सारे कंपोनेंट्स थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा टोटल लाइबिलिटी, यानी कि इंडिया का टोटल डेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने। स्टेटमेंट कहता है कि डेटेड सिक्योरिटी फॉर्म्स द लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। अब देखिए इंटरनल डेट में क्या क्या चीज़ है, तो इंटरनल डेट में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी है एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ठीक है। इनमें से भी एग्जामिनर ने क्या पूछा कि जो मार्केट रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, इनमें से डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो क्या पूछा, डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रेट इन ऑक्शन फॉर्म लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। तो इंटरनल डेट में ये सारी चीज़ है, इनमें से डेटेड सिक्योरिटी का लार्ज कंपोनेंट होता है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है, यही है। सबसे ज़्यादा डिजिट तो यही दिख रहे हैं। क्या डिजिट है हमें याद नहीं रखना, बट डिजिट देखिए सब में इसी के ज़्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा कि सही बात है, डेटेड सिक्योरिटी फॉर्म द लार्ज कंपोनेंट। फिर ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये थोड़ा आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए या फिर बस देख लीजिए इन्हें, कि ऐसा चल के कोई कंपोनेंट बन सकता है कि इंडिया के इंटरनल डेट में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। इंडिया के इंटरनल डेट में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप ये वाला जो फंडा मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बताया थोड़ा समझ आ चुका होगा। डिजिट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और देखिए जब रियल एग्ज़ाम में 2022 का मैंने दिया था, तब मुझे नहीं पता था कि ये हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स कितना % है या फिर डेटेड सिक्योरिटी क्या है। मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था ये आप देखिए। मैंने भी यही सेम लॉजिक लगाया कि कुछ शेयर यहाँ पे जाता होगा गवर्नमेंट बोरोइंग में, तो इसे सही समझा। और यहाँ पे देखिए लार्ज कंपोनेंट बोला है, यहाँ पे लार्जेस्ट कंपोनेंट नहीं बोला है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि लार्जेस्ट अगर बोलता है तो हम डाउट कर सकते हैं, बट लार्ज कंपोनेंट कह रहा है तो क्या पता ये स्टेटमेंट सही हो। तो इस तरीके से मैंने जो यहाँ पे सी आंसर लगाया था, जो कि मेरा करेक्ट निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेटा फैक्ट नहीं था, सिंपल स्टेटमेंट बना के रखे थे। बाकी इसका जेनेसिस जो भी है, सिंथेसिस हमने देख लिया कि कहाँ से ये क्वेश्चन बना था। तो इस तरीके से हमने जो है इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखे। अभी नेक्स्ट देखिए पॉलिटी वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।